हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर कोर्सेज है या कोर्स टाइटल्स है उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप मेरी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बटन जो है वो टैप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज जो है कोर्स टाइटल का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, उस पर जितने भी वीडियोस है या यूनिट्स है वो मैंने ऑर्डरली अरेंज किया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट किया करें इन अ पॉजिटिव वे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर करें ताकि अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प होगी तो कल को आपकी भी हो सकती है और मेरी भी। और फॉर ए सेकेंड प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें, प्लीज़ प्लीज़। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का कोर्स टाइटल है दैट इज़ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ फर्स्ट यूनिट के 3 सब यूनिट्स थे वो उसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और ये हमारा सेकेंड यूनिट का थर्ड सब यूनिट है। उस पर जो फर्स्ट 2 सब यूनिट्स थे उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। किसके मतलब हमें इसकी रिकमेंडेशंस भी देखेंगे कुछ, लेकिन लैंग्वेज के रिलेटेड इस करिकुलम में क्या बोला गया था वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम इन जनरल देखेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 का, ये 4th एनसीएफ था। इससे पहले ऑलरेडी 3 एनसीएफ जो है वो आए थे। तो किसके द्वारा ये एनसीएफ जो है पब्लिश किया गया था? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने रिवाइज किया जो पहले 3 आए थे एनसीएफ, उनको रिवाइज किया और कुछ रिकमेंडेशंस ऐड की, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट 3 आए थे वो 1975 में आया था, 1988 में एंड 2000 में। ये जो एनसीएफ है ये क्या है असल में? ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो फॉर्मुलेट करता है गाइडलाइंस, ठीक है, कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है किसके रिलेटेड, सिलेबस को कैसे फ्रेम करना है उसके रिलेटेड ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए या टीचिंग प्रैक्टिसेस पढ़ाना कैसे है या टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे करनी है वो ये एनसीएफ बताता है। और ये सब किस कहाँ पे? स्कूल में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कैसी बुक्स होनी चाहिए, कैसी टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वहाँ का सिलेबस कैसा होना चाहिए, तो वो सारा फॉर्मुलेट कौन करता है? एनसीएफ। और अभी हम कौन से ईयर का पढ़ रहे हैं? एनसीएफ 2005। तो ये जो NCF 2005 है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन लाइक लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका जो NCF का असल में मकसद था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। ये किसने सबमिट किया था? मतलब इसका ये जो NCF है इसको एक रिपोर्ट सबमिट की थी प्रोफेसर यशपाल ने, ठीक। उसके मतलब इन्होंने रिकमेंडेशंस भी ली। उन्होंने बोला था कि लर्निंग विदाउट बर्डन करना। अगर आप पहले देखोगे, पहले बच्चों के हमारे टाइम में अगर देखा जाए तो बैग बहुत ज़्यादा भर के होता था, बहुत सारी बुक्स होती थी। लेकिन अगर आप आजकल देखोगे तो बच्चों को जो है बुक्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो लर्निंग इन्होंने बोला कि बच्चों को सिखाना है लेकिन बोझ नहीं उनको फील होना चाहिए, उनको मस्ती मस्ती में, प्ले वे मेथड में सिखाना है, ठीक है। और इन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से भी कुछ रिकमेंडेशंस ली थी, और जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी थी उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उससे भी कुछ रिकमेंडेशंस ली और एनसीएफ 2005 जो है वो फॉर्म किया। और कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी हुई है। एनसीएफ जो बना उससे, इसके बनने से पहले कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी हुई, ठीक। तो कीपिंग इन कंसिडरेशन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिपोर्ट्स द एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये जो रिपोर्ट्स थी, एक तो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इसका, और कुछ ग्रुप डिस्कशंस जब हुई तो इनको सारे मद्देनजर रखते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ NCERT जो थे उन्होंने डिसाइड किया मीटिंग के लिए ऑन जुलाई 14, 2004। और फिर उन्होंने जो पहले 3 थे उनको रिवाइज किया, उन NCFs को रिवाइज किया। तो इन्होंने ये इनिशिएट किया नवंबर 2004 में। इसको मतलब ये जो NCF 2005 है इसको इनिशिएट पहले मीटअप वगैरह वो कब किया? नवंबर 2004। इसमें ये जो था इसको चेयर किया गया था बाय प्रोफेसर यशपाल एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स ऑन थीम ऑफ करिकुलर एरियाज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल कंसर्न्स, ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। ये जो NCF है इसको ट्रांसलेट किया गया इन 22 लैंग्वेजेस, और लिस्ट कहाँ पे किया गया था इसको? कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल, ठीक है। और इसको डाइसेमिनेट किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और लोकल लेवल्स पे। एनसीएफ को अप्रूव किसने किया सॉरी, एनसीएफ को किसने अप्रूव किया था? बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन इन सितंबर 2005। इन्होंने अप्रूव किया था, मतलब ये, हाँ ये सही है, ठीक है। तो
इन्होंने एनसीएफ का जो मेन मकसद है वो, एनसीएफ का मेन मकसद क्या था कि ट्रेडिशनल जो रोट लर्निंग पहले जो बच्चे ज़्यादा रटा मारते थे उसको हटाना फील्ड से, और बच्चों को ऐसी नॉलेज देना जो उनको आउटसाइड स्कूल भी मतलब याद आए। जैसे अगर पहले देखा होगा बच्चे ज़्यादा रोट लर्निंग करते थे, एग्ज़ाम खत्म करके भूल ही जाते थे, लेकिन इनका उससे मकसद था कि हम वो सब शिफ्ट करें ताकि बच्चे जो स्कूल में पढ़े वो उनको हेल्प करे स्कूल से निकलने के बाद भी। ठीक है। इन्होंने बोला हमें ऐसा करिकुलम बनाना है जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम चेंजेस ला सकें, और ऐसा करिकुलम बनाना है जो टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी हो। मतलब ये नहीं बच्चों को बस बुक्स के में ही पढ़ाया जाए, कुछ और एक्टिविटी ना कराया जाए। इन्होंने बोला हमें ऐसी टेक्स्ट बुक्स बनानी है जो फ्लेक्सिबल हो, और जिसमें बस टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित ना हो ये करिकुलम या सिलेबस। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी होनी चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो थे एनसीएफ के वो क्या थे, इन्होंने बोला कि हमें लर्निंग करनी है बर्डन के बगैर, बोझ के बगैर, जॉयफुल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मतलब बच्चा खेल खेल में सीखना चाहिए। ठीक। और इन्होंने बोला बच्चों में हमें सेल्फ रिलायंस वाली फीलिंग जो है वो डेवलप करनी है, मतलब कि मतलब ऐसा होना चाहिए वो डिपेंडेंट ना हो और सोसाइटी में अच्छे से रहे। नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा वाला सिटीजन वो ना बने, अच्छा सिटीजन बने। सॉरी, उनमें सेंस ऑफ नॉन वायलेंस बढ़ानी है। वायलेंस मतलब हो गया लड़ाई झगड़े वाले सेंस उनमें डेवलप नहीं करनी है, ऐसी सेंस डेवलप करनी है कि वो अच्छे से रहे सोसाइटी में या अक्रॉस द कंट्री और सोसाइटी। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बढ़ाना है हमें, ये एनसीएफ ने कहा। मतलब कि हमें बच्चों को मद्दे नज़र रखते हुए पढ़ाना है, उनको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही हमें पढ़ाना है। ये नहीं कि टीचर को जैसे मर्जी हो या बाकियों को जैसे मर्जी हो वैसे ही पढ़ाना है, नहीं। अब बच्चे बोर ना हो उनके हिसाब से हमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और इन्होंने बोला हमें यूनिवर्सल एनरोलमेंट करनी है बच्चों की अप टू एज ऑफ 14। 14 साल के बच्चे जितने भी हैं उनको सबको एनकरेज करना है वो स्कूल जाए। ठीक है। और बच्चों में फीलिंग ऑफ वननेस, डेमोक्रेसी और यूनिटी पैदा करनी है, ऐसा सिलेबस हमें बनाना है, ऐसी टेक्स्ट बुक्स हमें रखनी है। ठीक है। इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब बच्चों की कास्ट वगैरह के बेसिस पे उनको जज नहीं करना है, और ऐसा सिलेबस मतलब ऐसा सिलेबस बनाना है, ऐसी टेक्स्ट बुक्स बनानी है जो उनको इक्वालिटी का कंसेप्ट सिखाए। ठीक है, फीलिंग ऑफ वननेस उनमें लाए। ठीक है। और इन्होंने बोला कि irrespective of caste, creed, religion and sex, all are provided with a standard of curriculum। हमें उनको कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए एक स्कूल में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने और क्या बोला, लर्निंग शुड बी ए नेचुरली एंजॉयबल एक्ट। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन्होंने बोला हमें ऐसा सिलेबस, ऐसी टेक्स्ट बुक्स बनानी है जिससे बच्चे एंजॉयबल वे में मतलब पढ़े। ठीक है, हंसी खुशी सीखें, और बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ठीक। और ताकि बच्चों को लगे कि वो स्कूल में सिक्योर फील करे, डर ना हो उनके दिल में। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका मकसद था कि हमें ऐसा सिलेबस बनाना है जिसमें बच्चे अच्छे से जॉयफुली सीखे, तो स्ट्रेस फ्री बच्चों को सिखाना है। ठीक, ये थे जनरल कुछ रिकमेंडेशंस। अब हम देखते हैं इन्होंने कुछ एडिशनल जो है 4 अदर एरियाज पे भी फोकस किया। इन्होंने बोला कि हमें करिकुलम ऐसा बनाना है कि उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी मौका मिले, जिसमें म्यूज़िक हो, डांस हो, ठीक है, विजुअल आर्ट्स हो, या हमें उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी ले जाना है। ठीक है, ना कि बस बुक्स का ही मतलब पढ़ाना है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी है। ऐसी एजुकेशन उनको देनी है जो पीस को प्रमोट करे, अमन को प्रमोट करे। ठीक है, वायलेंस और इंटॉलरेंस को अवॉइड कराना है। वर्क एंड एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन देनी है कि बच्चा जब स्कूल से निकले या कॉलेज से निकले तो उनको वर्क के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है। अब हम देखते हैं इन्होंने लैंग्वेज के रिलेटेड क्या बोला। ठीक, लैंग्वेज के रिलेटेड पहले ही इन्होंने बोला हमें मल्टीलिंगुअल जो है लैंग्वेजेस डेवलप करनी है स्कूल में, उनमें मल्टीलिंगुअल मतलब पढ़ाना है, मतलब अगर एक लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, होम लैंग्वेज, बच्चों को जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको होम लैंग्वेज में पढ़ाना है, जो उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाना है। अगर हायर लेवल में पॉसिबल नहीं है उनकी होम लैंग्वेज में पढ़ाना, लेकिन प्राइमरी लेवल में हमें उनको उनकी ही जो उनकी होम लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना है। जैसे आर्टिकल 350A में बताया गया है कि हमें क्या करना है, जैसे हिंदी है वो किसी की मदर टंग है तो उसको एनकरेज करना है, उसमें पढ़ाना है। और इन्होंने बोला कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो है वहाँ पे हमें हिंदी को करिकुलम में मतलब ये इंक्लूड कराना है, और जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ पे हमें किसको इंक्लूड करना है, अदर लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश वगैरह। और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की भी बात की कि उसको भी एज ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है सिलेबस में इंक्लूड करना है।
और अगर फिर लेटर स्टेज मतलब प्राइमरी लेवल के बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ पे क्या करना है, क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करनी है। ये मेन था इनका कि चिल्ड्रंस किस में रिसीव करनी चाहिए ये इंस्ट्रक्शंस या लेक्चर्स, मल्टीलिंगुअल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप अलग से देखोगे मेजर जो लैंग्वेज के रिलेटेड इन्होंने बोला था, लैंग्वेज के रिलेटेड, ठीक है। अब फिर से मैं बताऊंगी, मल्टीलिंगुअल, या आप ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि उन्होंने लैंग्वेज के रेफरेंस में क्या बोला। मल्टीलिंगुअलिज्म इन्होंने बोला उसको प्रमोट करना है, ठीक है। एनसीएफ 2005 एनकरेज करता है कि स्टूडेंट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखे, क्योंकि ये कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव में बार बार बोलते आ रही हूँ, कॉग्निटिव ग्रोथ और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए, एक बैरियर के रूप में नहीं। सेकंड इज 3 लैंग्वेज फार्मूला। एनसीएफ 2005 ने 3 लैंग्वेज फार्मूला को रीइंफोर्स, ठीक है, रीइंफोर्स किया है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रीजनल लैंग्वेज मतलब मदर टंग, सेकंड मतलब हमारी मदर टंग कौन सी, कश्मीरी, सेकंड हिंदी और इंग्लिश, मदर टंग हिंदी और इंग्लिश, इसमें मतलब बात करने की बात की गई और बच्चों को ये इन लैंग्वेजेस में सिखाना है। इससे स्टूडेंट्स को रीजनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दोनों में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। जब वो अपने रीजनल लैंग्वेज पढ़ेगा तो वो अपने कल्चर से कनेक्ट रहेगा, और जब वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेगा तो वो ग्लोबली कनेक्ट रहेगा, हिंदी पढ़ेगा तो नेशनली कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इन्होंने इसकी भी बात की। सेकेंड इज मदर टंग में सीखना, ठीक है, प्रमोट मदर टंग। एनसीएफ 2005 रिकमेंड करता है कि प्राइमरी लेवल, जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स की मदर टंग में शिक्षा दी जाए, क्योंकि इससे लर्निंग इजी और इफेक्टिव हो जाती है और बच्चों का इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट रहता है, ठीक। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन डेवलप करना। इन्होंने बोला कि टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। एनसीएफ 2005 लैंग्वेज एजुकेशन को इस तरह डिज़ाइन करना चाहता है जो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को डेवलप करे, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने बोला कि हमें सिलेबस में क्या करना है, लैंग्वेज एजुकेशन को इस तरह डिज़ाइन करना है जो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके और वो इंडिपेंडेंटली अपने जो भी उनके दिमाग में उसको एक्सप्रेस कर सके। ये क्या करेगा, ये इनकरेज करता है कि बच्चे अपने विचारों को ओपनली और क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज को डेली लाइफ से कनेक्ट करना। क्या बोला इन्होंने, टू कनेक्ट लैंग्वेज विद डेली लाइफ। ये आप 5th पॉइंट लिखना, टू कनेक्ट लैंग्वेज विद डेली लाइफ। एनसीएफ 2005 रिकमेंड करता है कि लैंग्वेज टीचिंग को रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल से कनेक्ट किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज समझ आए। यह स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का फंक्शनल और मीनिंगफुल यूज सिखाता है। 6th इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। एनसीएफ 2005 का ये प्रिंसिपल है कि लैंग्वेज का यूज़ सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तक सीमित ना हो, बल्कि हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज लर्निंग का एक हिस्सा हो। इसका मतलब है कि साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी लैंग्वेज स्किल्स को इंक्लूड किया जाए। तो ये था एनसीएफ का लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस की। पहले हमने बुक में ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो बुक है ये आपकी ही जो आपको प्रोवाइड की गई है उसी से मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि आपने मुझे पता नहीं था कि ये जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल जो कोर्स है इसका पहले है, पहले टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी है, सेकंड है ये वाला कोर्स है। मुझे नहीं पता था इनका पहले ही होगा, सॉरी फॉर दैट। तो मैं नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करती, लेकिन अब मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इससे भी। वहाँ पे हमने पढ़ा लोग मतलब जनरल जो इनकी रिकमेंडेशन थी, और यहाँ पे हमने देखा कि लैंग्वेज के बारे में इसमें क्या लिखा गया था। थैंक यू सो मच, आप जो कमेंट्स मतलब लिखते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।